तो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिशा शिवाज एंड वेलकम टू मिशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है लाइफ प्रोसेस का। उसके अंदर हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के। लास्ट 4 लेक्चर में हमने इसका बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन देख लिया था और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी देख ली थी। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन और देखेंगे कि लाइफ जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको हम पेपर में लिखेंगे क्या। तो देखो, फोटोसिंथेसिस बायोलॉजी में जितने भी टर्म्स होंगी वो अपने नाम से ही अपने आप को डिफाइन करें। ठीक है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, फोटो का मतलब होता है लाइट, का मतलब होता है फॉर्मेशन। अभी अपने आप को किस तरीके से डिफाइन कर रही है, हम बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खाना क्या करते हैं, लाइट की हेल्प से और कुछ रॉ मटेरियल की हेल्प से खुद प्रिपेयर करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब इसके स्टेप्स कैसे देखेंगे, कौन कौन से होते हैं इसमें रॉ मटेरियल। तो पहले तो एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं इसके बारे में। CO2 प्लस H2O। ठीक है, और वो किस चीज़ की फॉर्मेशन कर रही थी, C6H12O6 ग्लूकोज की, प्लस ऑक्सीजन की फॉर्मेशन कर रही थी, प्लस में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाले। ठीक है, तो ये हमने रिएक्शन भी यहाँ पे लिख दिया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमें एक चीज़ का पता चल रहा है कि हमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और हमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए, वाटर भी चाहिए। और यहाँ पे हमें सनलाइट की भी होगी और साथ के साथ हमें क्लोरोफिल भी चाहिए। इनके बिना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो अब हम इसे स्टेप वाइज देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती क्या है। प्लांट ड्रॉ अप वाटर थ्रू इट्स रूट्स। अब हमें पता है कि हमें रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, एक रॉ मटेरियल हमें वाटर भी चाहिए। और हम सबको पता है कि प्लांट अपना पानी कहाँ से लेता है। प्लांट को जब पानी की ज़रूरत होती है तो वो अपने रूट्स के थ्रू लेता है। ठीक है, तो रूट्स से क्या होगा, वो पौधा अपना क्या कर लेगा, पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए है, हमें CO2 चाहिए। हमने लास्ट क्लास में जब लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो लीफ का लोअर पोर्शन है उसके ऊपर स्टोमेटा के पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू क्या हो रहा था, एक तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही थी और दूसरी प्रोसेस उसके अंदर डिफ्यूजन ऑफ गैसेज हो रहा था। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करना और ऑक्सीजन का बाहर निकालना किसके थ्रू हो रहा था, लीव्स के थ्रू हो रहा था। ठीक है, डायरेक्टली डिफ्यूजन की प्रोसेस से हो रहा था। तो हम बोल सकते हैं कि लीव्स टेक इन CO2 फ्रॉम एयर। एयर से क्या कर लेगी, CO2 का इनटेक कर लेगी। और दूसरी चीज़, जो पौधे की जो जड़ें हैं वो क्या करेंगी, पानी को सोख लेंगी। ठीक है, अब हमारे पास दो रॉ मटेरियल हो गए जो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें चाहिए, एक CO2 हो गया, एक H2। अब हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो किसके अंदर रही थी, लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही थी। ठीक है, और लीव्स के अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल होती है। तो इसका मतलब हमारे पास क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है। अब जो लीव्स का वो जो मिडिल पोर्शन हमने बताया था, ठीक है, अभी एक बार स्ट्रक्चर सा बता देती हूँ जो लीव का। अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन करके देखें तो हमने देखा था इस तरीके से अपर एपिडर्मिस थी, इस तरीके से लोअर एपिडर्मिस थी। ठीक है, और उसके ऊपर क्या था, ऐसे क्यूटिकल की एक लेयर थी। ये क्या थी, क्यूटिकल की लेयर थी। ये अपर एपिडर्मिस थी, अपर एपिडर्मिस क्या थी, ये लोअर एपिडर्मिस थी। इसके अंदर क्या थी, ऐसे रेक्टेंगुलर के शेप की कुछ सेल्स थी जिसको हम पेलिसेड मेसोफिल सेल बोल सकते हैं। और उन पेलिसेड मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या था, के अंदर ऐसे क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ था। ठीक है, ये क्या है, पेलिसेड मेसोफिल सेल, पेलिसेड मेसोफिल सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे स्पंजी पैरेन्काइमेटस टिश्यूज थे जिनके बीच में बहुत सारा स्पेस था और इनके बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं होता, ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। पेलिसेड मेसोफिल सेल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, क्लोरोफिल होती है जिसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अब हमें पता है कि जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन, चलो सनलाइट भी कौन ट्रैप करेगा, सनलाइट भी, ये क्लोरोफिल जो दिख रही है यही क्या करेंगी, सनलाइट को ट्रैप करेगी। अब हमारे पास सारा का सारा रॉ मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है और सनलाइट भी है और क्लोरोफिल भी। सारा रॉ मटेरियल हो गया, सनलाइट भी होगी और क्लोरोफिल भी हो गया। अब क्या होगा, देखो, प्लांट यूज द एनर्जी फॉर सनलाइट टू टर्न वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द शुगर एंड
ऑक्सीजन। अब हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज ए रॉ मटेरियल है, ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को ग्लूकोज के अंदर चेंज कर देगा। अब यहाँ पे जो हमने शुगर का नाम लिया है, ये शुगर और कुछ नहीं है, C6H12O6। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हम कभी इसको जो प्रोडक्ट बन रहा है, कभी इसको ग्लूकोज बोल रहे हैं, कभी इसको शुगर बोल रहे हैं, कभी इसको कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं, तो ये सारी एक ही की फॉर्म है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की और सिंपल फॉर्म क्या होगी, ग्लूकोज होगी। ठीक है, तो ये ग्लूकोज के अंदर ही कन्वर्ट करेगा, चाहे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता तो भी ठीक था, यहाँ पे शुगर है तो भी ठीक है, और अगर यहाँ पे ग्लूकोज होता तो भी ठीक होता। और क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगी, जो ऑक्सीजन है उसको बाहर निकाल देगी। ठीक है, ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन का एक्सक्रीशन। क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी प्रोसेस किसी की बॉडी के अंदर होती है, कोई भी रिएक्शन होती है, तो उस रिएक्शन में अगर यूजफुल प्रोडक्ट बनते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसमें बाई प्रोडक्ट भी निकलते होंगे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमें पता है रॉ मटेरियल क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड थी, वाटर था, ठीक है, और सनलाइट थी। लेकिन उससे जो प्रोडक्ट बन रहे थे वो क्या क्या थे, उसमें जो प्रोडक्ट बन रहे थे वो थे, एक तो ग्लूकोज था, दूसरी चीज ऑक्सीजन, और तीसरी चीज वाटर के मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज होगी इसका क्या होगा, द प्लांट यूज द शुगर फॉर देयर ग्रोथ। अब ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना है, ये जो शुगर का मॉलिक्यूल बना है, इसको तो प्लांट यूज कर लेगा एनर्जी के लिए, या इसको प्लांट खुद की एक्टिविटीज के लिए यूज कर लेगा। दूसरी चीज जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनी है हमारे पास, वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, जिस तरीके से अब यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन, ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हुई है, तो वो ऑक्सीजन क्या करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस होती है, तो इन स्पंजी पैरेन्काइमेटस टिश्यूज से हो करके ये जो स्टोमेटा के पोर्स होते हैं इनके थ्रू बाहर निकल, मतलब लीफ का जो लोअर सरफेस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक भी करता है और ऑक्सीजन का एक्सक्रीशन भी करता है। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का जो लेना देना है वो कहाँ पे होता है, लोअर एपिडर्मिस के थ्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एज अ बाई प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन बनी है वो किसके थ्रू चली जाएगी, स्टोमेटल पोर्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी। या अगर सपोज करो, देखो ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जो स्पंजी पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं ये लिविंग सेल्स होती हैं, और इनके बीच में स्पेस क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि एक सपोज करो एक कंडीशन है कि इन स्पंजी पैरेन्काइमेटस सेल्स के बीच में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है। अगर स्पेस नहीं होगा तो क्या होगा, सबसे पहली बात यहाँ पे एनर्जी तो ट्रैप हो जाएगी, लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, वाटर भी जाइलम के थ्रू आ गया, ठीक है, रूट्स के थ्रू जाइलम टिश्यू ने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। लेकिन अगर इनके पास कार्बन CO2 नहीं पहुंची तो क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे स्पेस नहीं होगा तो स्टोमेटा के पोर्स के थ्रू ना तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा सकेगी और ना ऑक्सीजन बाहर आ सकेगी, तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि स्पंजी पैरेन्काइमेटस जो सेल्स हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस प्रेजेंट रहता है, जो इसके लिए जो एज अ रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर लेके जाना है और जो ऑक्सीजन का बाहर निकालना है वो किसके थ्रू होता है, लोअर एपिडर्मिस के जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं लीफ के, उनके थ्रू होता है। तो ये तो थी पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अगर इसमें कुछ ना समझ आया हो तो एक बार और देख लो। तो ये पूरा का पूरा प्लांट होता है, ये प्लांट की लीफ होती है, ठीक है, ये प्लांट की रूट होती है, ये प्लांट की स्टेम है। हम सबको पता है कि लीव्स के अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और लीफ ही क्या करती है, लीफ का जो मिजोफिल का जो पार्ट होता है वो सनलाइट को ट्रैप करने का काम होता है, और क्लोरोफिल भी कहीं कहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल भी लीव्स में ही प्रेजेंट होती है। और हमें पता है कि जो इसकी लोअर एपिडर्मिस है वो क्या करेगी, ऑक्सीजन को तो बाहर निकाल देगी और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगी, अंदर लेके आएगी। ठीक है, तीसरी चीज थी वाटर की। अब वाटर का क्या, देखो जो इस प्रोसेस के लिए एज अ रॉ मटेरियल जो वाटर चाहिए होता है ना, वो रॉ मटेरियल का वाटर तो जाता है रूट्स के थ्रू, लेकिन इसका जो एज अ बाई प्रोडक्ट जो वाटर निकलता है, ठीक है, जो हमारी रिएक्शन हो रही थी CO2 + H2O, और ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रही थी और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन कर रही थी और वाटर की। ऑक्सीजन का तो हमने बता दिया कि लीफ के थ्रू इसका एक्सक्रेशन हो जाता है, लेकिन अब जो यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन हुई है वो रूट्स के थ्रू नहीं होएगी, उसकी एक्सक्रीशन होगा लीव्स के जो स्टोमेटल पोर होते हैं उनके थ्रू। ठीक है, तो एज अ बाई प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वाटर का एक्सक्रीशन हो रहा है उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। ठीक है, जब ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जब प्लांट में एक्सेसिव वाटर हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, तो उसको वो स्टोमेटा के पोर्स के थ्रू क्या कर देता है, अपने से बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे वो करता कैसे।
देखो ये होते हैं स्टोमेटा के पोर। अब हम ये जो ग्रीन लीफ देख रहे थे, ठीक है, ग्रीन लीफ के ये क्या था, ये था लेमिला का पोर्शन। पर लीफ का स्ट्रक्चर फिर से देख लेते हैं। था लेमिना का पोर्शन जिसको हम डेड बोल रहे थे, ठीक है। ये क्या थी, ये थी मिडरिब, रिब, ठीक है। इसके अंदर क्या थे, इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू थे, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू। यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी कुछ विंस देख रहे थे, ठीक है, स्ट्रक्चर से निकली, तो हम क्या बोल रहे थे, क्या ये विंस है, ठीक है। ये विंस क्या कर रही थी, देखो हमें पता है कि जो मेन मिडरिब है ये भी एक तरीके की क्या है, इसके अंदर भी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू है। जाइलम टिश्यू किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, H2O का। कहाँ से कहाँ तक करता है, फ्रॉम रूट टू लीव्स, या फिर ऑल प्लांट पार्ट्स, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज फ्लोएम क्या कर रहा था, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता था। ये सबको पता है कि लीव्स टू कहाँ कर रहा था, ऑल बॉडी पार्ट तक प्लांट के, ठीक है, फूड ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर लीव्स के अंदर, ये तो है नहीं कि एक जगह पे पूरी ग्रीन लीव्स होती है, तो इसका मतलब क्या है, हर जगह ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, ठीक है, हर जगह क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, तो मतलब ये तो है नहीं कि मिडरिब के पास पास खाना बनेगा। खाना बनने की प्रोसेस कहाँ पे होगी, इस लीव के हर एक पोर्शन के अंदर, ठीक है, हर एक पोर्शन के अंदर क्या होगी, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी। वहाँ पे क्या होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। अब अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हर जगह हो रही है, तो हर जगह हमें CO2 की ज़रूरत है, हर जगह हमें किसकी ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है। तो उसको पहुंचाएगा कौन, अगर सिर्फ इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू हो तो फिर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो सिर्फ मिड के थ्रू होएगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे पतली पतली विंग और होती हैं प्रेजेंट, जो कि क्या करती हैं, पूरी इनमें भी छोटे छोटे फ्लोएम टिश्यू और जाइलम टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। जो जाइलम टिश्यू है वो क्या करता है, हर जगह तक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और फ्लोएम टिश्यू जो वहाँ पे फूड की फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, या फिर बोलें कि शुगर की फॉर्मेशन होती है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हर जगह, ठीक है। ये था लीफ का पोर्शन। अब जो मैंने बताया था कि लीफ के जो लोअर सरफेस होता है, ठीक है, जो लीफ का अपर एपिडर्मिस थी, ये लोअर एपिडर्मिस थी, यहाँ पे क्यूटिकल की लाइन थी, ठीक है। अब ये जो लोअर एपिडर्मिस थी, यहाँ पे हमने देखा था कि भाई ऐसे पोर्स थे, इनको एक पोर को तो हमने स्टोमा बोला था, और प्लूरल फॉर्म इसकी स्टोमेटा थी, ठीक है, स्टोमेटा थी। तो अब हम इन स्टोमेटा के पोर्स को पढ़ रहे हैं कि स्टोमेटा में ऐसा क्या होता है कि कब, किसकी वजह से ये ऐसा काम करते हैं ट्रांसपीरेशन का, कि स्टोमेटा के कारण ही क्यों एक्सेसिव वाटर जो है प्लांट का, वो स्टोमेटा के थ्रू कैसे बाहर निकलता है, वो चीज़ देखनी। अब ये जो एक पोर है ना, उसके बारे में दिखाया गया, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो स्टोमेटा का पोर होता है वो किडनी शेप की 2 सेल्स से घिरा हुआ होता है, या किडनी शेप की 2 सेल्स से। अब ये जो स्टोमेटा का पोर है, ये किडनी शेप की 2 सेल्स से घिरा हुआ है, ठीक है। इनको हमने क्या बोला था, गार्ड सेल्स बोला था, गार्ड सेल्स, ठीक है। ये गार्ड सेल्स की वजह से ही ये ट्रांसपिरेशन होती है। अब वो कैसे होती है ये देखो, तो ये क्या है, ये गार्ड सेल है, इसके अंदर भी ये क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन क्लोरोफिल उतनी प्रेजेंट नहीं होती जितनी जो अपर पोर्शन होता है अपना, ये जो मीसोफिल का पार्ट होता है ना, इस पोर्शन के अंदर जितनी होती है ना, उतनी तो नहीं होती, बट इसके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। स्पंजी पेरेन्काइमेटस, इसके बीच में क्या होगी, क्लोरोफिल प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर भी थोड़ी बहुत क्लोरोफिल होती है, न्यूक्लियस वगैरह होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ये जो गार्ड सेल्स होती है ना, इसके कारण क्या होता है, स्टोमेटा का पोर ओपन या क्लोज होता है। देखो अब जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग है वो किसकी वजह से हो रही है, गार्ड सेल्स की वजह से। जब इन गार्ड सेल्स के अंदर अगर H2O की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, मतलब पानी आके भर गया, अगर इसके अंदर पानी भर जाएगा तो सीधी सी बात है ये स्वेलअप होंगी, तो क्या होगा, इनका साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो जो बीच में जो सेल है ना, ये पोर बिल्कुल छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जिस टाइम पे गार्ड सेल्स में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, उस टाइम पे जो स्टोमेटा का पोर है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद
खुल जाएगा। ठीक है, स्टोमेटा का पोर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा गार्ड सेल्स में पानी भरने के। क्यों? क्योंकि गार्ड सेल्स में पानी भर गया तो स्टोमेटा का पोर ओपन होएगा, उसके बाद एक हो जाएगा, मतलब ट्रांसपिरेशन को नहीं होने देगा ये। उसके बाद क्या होगा, देखो दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर स्टोमेटा के पोर जो है, ठीक है, उसको जो सराउंड कर रही हैं गार्ड सेल्स, अगर उन गार्ड सेल्स में से पानी बाहर आ जाता है, ठीक है, अगर उनमें से पानी बाहर आ जाता है, आउट आ जाता है, तो इसका मतलब वो श्रिंक हो जाती है। श्रिंक का मतलब वो सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने के कारण क्या हो जाएगा, पोर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार और देख लो, जो हमारी ओपनिंग एंड क्लोजनिंग है स्टोमेटा की, वो एक गार्ड सेल्स का ही फंक्शन होती है। जब इन सेल्स के अंदर पानी अंदर भर जाता है, उस टाइम पे स्वेलअप हो जाते हैं। स्वेलअप होने के कारण पोर ओपन हो जाता है, और जिस टाइम पे गार्ड सेल्स में पानी बाहर निकल जाता है, वो श्रिंक हो जाते हैं, उस टाइम पे जो स्टोमेटा का पोर होता है वो क्लोज हो जाता है। तो ये थी हमारी स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग। ये किसको डिफाइन करता है, ये ट्रांसपिरेशन के रेट को डिफाइन करता है। ठीक है, अब एक भी कंडीशन हो सकती है कि स्टोमेटा का पोर या तो ओपन या फिर क्लोज क्यों नहीं रहता। तो हमने ये लास्ट उसमें भी पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का आना और जाना, ठीक है, ऑक्सीजन का जाना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलो स्टोमेटा के पोर्स हैं, अगर वो बिल्कुल बंद ही रहें या खुले ही रहें, अगर ये बिल्कुल खुले ही रहेंगे हमेशा, तो इसका मतलब पानी जो होगा प्लांट में, वो हमेशा थोड़ा थोड़ा करके क्या बाहर निकलता रहेगा, जिसके कारण प्लांट में क्या हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, और जिसके कारण प्लांट डेड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम पोर्स को बिल्कुल ओपन भी नहीं छोड़ सकते और क्लोज भी नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि अगर स्टोमेटा के पोर्स क्लोज हो गए तो उसके कारण क्या होगा, पहली बात, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ना तो एक्सक्रीशन हो पाएगा, ना उसका इनटेक हो पाएगा। ठीक है ना, इसकी वजह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जाएगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी नहीं हो पाएगी। और अगर मान के चलो ऑक्सीजन अगर कहीं से चली भी गई कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन का एक्सक्रीशन होना है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन बाहर नहीं आई, हमारी डेथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे लिए ना तो हम स्टोमेटा के पोर्स को बिल्कुल ओपन छोड़ सकते हैं, ना हम स्टोमेटा के पोर्स को बिल्कुल क्लोज रख सकते हैं। हमें क्या करना होगा, एक ऐसी चीज़ चाहिए जो, अगर एक्सेसिव वाटर हो प्लांट के अंदर तो स्टोमेटा का पोर ओपन भी हो जाना चाहिए, और जिस टाइम पे प्लांट में कमी हो पानी की, उस टाइम पे क्या होना चाहिए, पोर बंद भी हो जाना चाहिए। ठीक है, और CO2 का और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमें क्या चाहिए, स्टोमेटा के पोर्स की ओपनिंग और क्लोजनिंग चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस की ही प्रोसेस देखनी थी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारा जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, अब हम आगे इलेबोरेट करके उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था।